यार देखो, एक तो ये केस बिल्कुल नया नया, इसकी अभी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन जो डिटेल्स आई हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ थी इसको कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि एक वर्ड ऑब्सेशन, इसका असली मतलब क्या है। हमने बहुत सारे ऑब्सेशंस आज तक मेरी वीडियोस में देखी हैं। हम खुद भी किसी ना किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड रहते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ है जो अंदर ही अंदर परेशान करती है, या फिर वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। ऑब्सेशन इसको कहते हैं। और सच में जब मैं इसको लिख रहा था तब मेरी आंखों में पानी था कि क्यों और कैसे एक माँ ऐसा कुछ कर सकती है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। बट उससे पहले मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो लाइक्स और व्यूज की रेशो काफी ज्यादा डाउन है, और उस रेशो को मेंटेन करके रखना आप सभी का काम है। आप अपनी ड्यूटी से कैसे भाग सकते हैं, जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। 20,000 बार 20,000 लाइक्स का एक अगेन टारगेट रखते हैं, सो जल्दी से आप उसको पूरा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस दिल दहला देने वाली स्टोरी को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही हरियाणा राज्य के सोनीपत शहर में जाना पड़ेगा। वैसे मैं भी हरियाणा से ही हूँ, आप सभी को पता है। और इसी सोनीपत शहर में रहा करती थी 26 साल की पूनम नाम की लड़की, और मई 2019 में पानीपत के रहने वाले नवीन के साथ पूनम की शादी भी तय हो गई। जल्दी इनकी शादी भी हो गई, सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था। पूनम की विदाई होकर वो नवीन के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। नई नई बहू आई थी, परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल। और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीता, जल्दी ही पूनम नवीन से प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। 2020 जब ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर पूनम ने एक लड़के को जन्म दिया। घर में और ज़्यादा खुशियाँ फैल गई। बच्चे का जन्म हुआ था, सभी बहुत ज़्यादा खुश, दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश कि उनको अब एक काम मिल गया था इस बच्चे की देखरेख का। परिवार वालों ने बच्चे का नाम शुभम रखा, और इसी नामकरण के बाद पूनम ने पूरे परिवार से डिस्कस किया कि उसने अभी तक पढ़ाई के अंदर एमए किया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लेकिन वो आगे भी पढ़ना चाहती है। उसका सपना है कि वो एक आगे चल के टीचर बने। अब टीचर बनने के लिए हमारे भारत में बीएड यानी कि बैचलर इन एजुकेशंस वो ज़रूरी है। और यहाँ पूनम के ससुराल वालों ने यानी कि नवीन के घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ तुम पढ़ सकती हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पढ़ाई करो। और तब इस पूनम ने बीएड के अंदर भी एडमिशन लिया। ससुराल के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को भी देख रही थी। जल्दी उसकी बीएड भी पूरी हो गई, वो पास आउट हो चुकी थी। और टाइम बीतने के साथ साथ जैसे जैसे इन दोनों का एक बच्चा शुभम बड़ा होने लगा, तब पूरे परिवार वालों ने नोटिस किया कि ये शुभम अपनी माँ के ऊपर नहीं गया। मतलब कि अमूमन जब हमारे घर में किसी का बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माता या पिता में से किसी एक की, या फिर दादा दादी की, किसी के भी परिवार में वो शक्ल थोड़ी बहुत ले लेता है, क्योंकि डीएनए आपस में मैच करते हैं, खून मैच करता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जैसे ही शुभम धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसका रंग रूप अब उभर कर आ रहा था। लेकिन परिवार वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि पूनम देखो, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा शुभम, ये कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं गया, ये तुम्हारे जैसा नहीं दिखता और कुछ खास सुंदर भी नहीं है। अब ये बात जैसे ही पूनम ने नोटिस करी कि उसका बच्चा उसके ऊपर नहीं दिखता, लेकिन अब वो कुछ बोल भी नहीं सकती। पैदा तो उसी ने किया था, वो उसकी माँ थी, वो किसी को कुछ नहीं कह सकती। इसलिए उसने अपनी ये बात पति से भी डिस्कस करी। पति भी बेचारा क्या करे, वो नवीन, वो कुछ कर नहीं सकता इसमें। लेकिन ये बात धीरे धीरे आगे आगे पूरे परिवार के अंदर फैल चुकी थी। खानदान वाले जब भी इस पूनम से मिलते तो बस यही बात बोलते कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर नहीं है। फंक्शंस आमतौर पर घरों के अंदर चलते रहते हैं, और इन फंक्शंस के ऊपर किसी का बर्थडे आ गया, सालगिरह आ गई, या फिर और कोई फंक्शन हो गया, तो ऐसे फंक्शंस के ऊपर परिवार इकट्ठा होता है। अब जैसे ही ये परिवार किसी फंक्शन के ऊपर इकट्ठा होने लगा, तो बाकी के रिश्तेदारों के भी बच्चे आपस में मिलने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, पहचानने लगे। लेकिन यहाँ बात इन फंक्शंस के अंदर सिर्फ यही चल रही थी। सभी रिश्तेदार लोग बस यही बात कर रहे थे कि पूनम का लड़का देखो, कुछ खास मज़ा नहीं आया देखकर इसको, लेकिन दूसरे की लड़की देखो, उसकी बच्ची देखो कितनी सुंदर है। अब ये बात ना सिर्फ वो गुपचुप तरीके से कर रहे थे, बल्कि उन्होंने 1 to 1 जाकर पूनम को भी बोल दिया कि देखो उसकी बच्ची कितनी सुंदर है, दिखने में कितनी प्यारी है, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा शुभम, ना तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी सुंदर हो, और ये कुछ खास अच्छा दिखता भी नहीं है। अब बच्चे तो एक जैसे हैं सभी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, बच्चे भगवान का रूप है, ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी बातें इस परिवार के अंदर चल रही थी। बेशक पूनम ने ये बात किसी को मुंह पर नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर पूनम को ये फील हो चुका था कि लोग उसकी तारीफ करते हैं लेकिन उसके बेटे को बुरा भला बोलते हैं, दूसरों की बच्चियों की तारीफ करते हैं लेकिन उसके बच्चे की तारीफ नहीं करते। ये बात उसने अपने मन में बैठा ली। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतता रहा। 2023 का टाइम आ चुका था। शुभम अब तक 3 सालों के आसपास का हो चुका था, और इस नवंबर 2023 में पूनम की ननंद यानी कि नवीन की बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी पहले ही, नवीन से भी पहले,
वो यहाँ पर अपने मायके में यानी कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आई हुई थी। अब यहाँ पूनम की ननंद अकेली नहीं आई थी बल्कि अपने साथ अपनी 11 साल की बेटी इशिका को भी लेकर आई थी। अब जैसे ही इशिका और पूनम की ननंद इस घर में पहुंचे, घर में और ज़रा खुशियां बढ़ गई। ऑब्वियसली लड़की जब अपने मायके जाती है तो परिवार में एक अलग ही खुशी का माहौल होता है और यहाँ पर भी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। नवीन भी बहुत ज़्यादा खुश था। नवीन ने अपनी बहन के लिए पूनम से अलग अलग डिशेस भी तैयार करवाई, इशिका को भी बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए दिया। बट अभी यहाँ इशिका और नवीन की बहन को आए हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि शाम के टाइम पर पूरी गली के अंदर कोहराम मच चुका था और इसमें सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी पूनम खुद, क्योंकि उसका बेटा 3 साल का शुभम वो घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और ना सिर्फ शुभम बल्कि 11 साल की उसकी चचेरी बहन इशिका भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर वाले इधर उधर ढूंढ रहे हैं, गली के अंदर पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी ने दोनों बच्चों को देखा। बट सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हमने तो कहीं भी उनको आते जाते हुए नहीं देखा। बट घर वाले घर के अंदर ही ढूंढते ढूंढते जब घर की छत के ऊपर गए कि क्या पता घर पे छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हो, और जब ऊपर छत को देखते हुए सभी का ध्यान टंकी की तरफ गया तो उसका ढक्कन असल में वहां खुला हुआ था। अब आपको पता होगा कि घरों के ऊपर 2 तरीके की पानी की टंकियां हमारे भारत में रखी जाती हैं, या तो होगी वो प्लास्टिक की जिसका ढक्कन ऊपर से खुलता हो, या फिर होगी वो सीमेंटेड जिसको चिनाई के टाइम पर ही बनवाया गया हो। अब इस घर में भी एक बड़ी सारी सीमेंटेड टंकी ऊपर छत पर बनाई गई थी और जैसे ही परिवार वालों ने ऊपर चढ़कर उस टंकी के अंदर झांक कर देखा तो ना सिर्फ शुभम बल्कि 11 साल की इशिका भी इसी टंकी के अंदर डूब कर मरे हुए थे। उनकी लाश इस टंकी में ऊपर तैर रही थी। ये देखते ही घर के अंदर हो हल्ला फैल गया। दोनों बच्चों की लाशों को पानी से बाहर निकाला गया, उनको नज़दीकी हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन अब तक उनकी मौत हुए भी काफ़ी टाइम बीत चुका था। पूनम उस टाइम पर घर पे अकेली थी तो सभी ने पूनम से पूछा कि तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। पूनम ने कहा कि मुझे लगा कि दोनों बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते कहाँ ही जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोनों जाकर ऊपर गलती से टंकी के अंदर गिर जाएंगे। सभी ने अनुमान लगाया खेलते खेलते इस टंकी के अंदर गिर गए हों, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया कि नहीं, बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, शरीर के साथ कोई चीरफाड़ नहीं होनी चाहिए। मजबूरन डॉक्टर्स ने भी दोनों लाशों को ऐसे ही रिटर्न कर दिया और दोनों बच्चों का एक एक करके अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था। पूनम इस हादसे के बाद से हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा 3 साल का शुभम, बेशक इनका पूरा खानदान मायके और ससुराल वाले दोनों ही उनको ये ताने मारते थे कि शुभम की शक्ल तुम्हारे अंदर नहीं मिलती, वो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ के लिए तो उसका बेटा ही था। माँ का बेटा गया है और दूसरी तरफ पूनम की ननंद, उसकी भी बेटी गई थी, इशिका 11 साल की बच्ची। वो 2 बच्चों की मौत एक साथ हो चुकी थी। पानी में डूबने से परिवार के अंदर मातम फैल चुका था। आने वाले कुछ दिनों तक पूरे परिवार ने बहुत दुख मनाया, लेकिन इस दुख के जाने के बाद फाइनली पूनम अब थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी क्योंकि अब उसको ताने सुनने के लिए नहीं मिलने वाले थे। क्योंकि पूरा परिवार उनका यही कहता था कि देखो इशिका कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी बच्ची है ये, लेकिन बदले में शुभम के लिए पूनम को ताने सुनने के लिए मिल रहे थे। लेकिन अब वो ताने सुनने के लिए नहीं मिलने वाले थे क्योंकि शुभम अब इस दुनिया से जा चुका था और जिसके लिए मिलते थे, मतलब कि इशिका की वजह से, इशिका का एग्जाम्पल देके पूनम को ये सब कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इशिका भी जा चुकी थी, पूनम अंदर से थोड़ी रिलैक्स्ड थी कि चलो ये दोनों जा चुके हैं, बेशक उसका तो बेटा गया, चाहे हादसा ही सही हो, लेकिन फिर भी अब उसके लिए खुशियों का टाइम था। पूनम दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कुछ महीनों बाद प्रेगनेंसी के बाद पूनम ने एक और बेटे को जन्म दिया। दोबारा से परिवार के अंदर खुशियों का माहौल कि चलो शुभम के जाने के बाद पूनम दोबारा से मां बन चुकी है, उसने एक और बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारा है। अब की बार पूनम को ताने सुनने के लिए नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे और टाइम बीता, अगस्त 2025 आ चुका था। ये जो अगस्त अभी गया है, पूनम का बच्चा अभी कुछ महीनों का ही था, लेकिन पूनम ने यहाँ प्लान बनाया कि कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके चली जाए। उसका मन था, काफ़ी टाइम से वो मायके नहीं गई थी, तो उसने ये बात अपने पति नवीन से भी डिस्कस करी कि मुझे अपने मायके में जाना है। उसके पति ने भी कह दिया कि हाँ बिल्कुल जाके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर ये मायके जाने का प्लान बन रहा था, उस टाइम पर वही नवीन की बहन, जिसकी बेचारी वो 11 साल की बच्ची थी, डूबकर उसकी मौत हुई थी, वो यहाँ वापस अपने मायके में आई हुई थी परिवार वालों से मिलने के लिए। तब पूनम ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को यहीं अपनी ननंद के पास छोड़ जाऊं, वो इसका अच्छे से ख्याल रख लेगी और मैं अपने मायके जाकर मिल के आऊं। और ये प्लान बिल्कुल सही भी था। नवीन ने भी हाँ कर दी कि तुम एक काम करो, बच्चे को यहीं छोड़ कर जाओ, मेरी बहन यहाँ उसको देख लेगी, तुम अपने मायके जाकर मिल कर आओ। अब सोनीपत में परिवार वालों से मिलकर अपनी दुख सुख की बातें बता रही थी कि कैसे वो शुभम को बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन अब नए बच्चे आगे आने के बाद उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता। बेशक यादें तो हैं शुभम के साथ, लेकिन अब वो क्या ही करे, जो हादसा होना था वो हो लिया। बट यहाँ भी एक दिक्कत थी कि जिस घर के अंदर पूनम का मायका था, उसके पास ही के एक और घर के अंदर पूनम के चचेरे भाई की बेटी, उसकी ही भतीजी हुई वो जिया, 6 साल की बेचारी,
वो भी यहाँ पर आई हुई थी। और जैसे ही जिया ने सुना कि उसकी बुआ आई हुई है तो जिया तुरंत भागकर अपने इस पूनम वाले घर के अंदर गई, अपनी बुआ से मिलने लगी, परिवार वालों से मिली। सभी लोग जिया की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। 6 साल की बच्ची वो सभी को अपने खेल दिखा दिखा कर हंसा रही थी, सभी उसके साथ खेल रहे थे। अब जैसे पूनम ने नोटिस किया कि जिया ये भी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्यारी है दिखने में, सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन ये तारीफ अगेन पूनम को खटक चुकी थी उसके दिमाग में कि ऐसे कैसे उसके होते हुए कोई किसी और की सुंदरता की तारीफ कैसे कर सकता है। अगेन पूनम के माइंड में यही आया कि जिन चीज़ों से वो पीछा छुड़वा रही थी 2 सालों से, वही चीज़ दोबारा से उसके सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ आते ही मायके में भी उसके सामने एक 6 साल की बच्ची जिया की तारीफ की जा रही थी, जबकि उसकी सुंदरता कोई नहीं देख रहा था। अभी आए हुए यहाँ पर सिर्फ उसको 3 ही दिन हुए थे कि 3 दिनों बाद दोपहर के टाइम पर सब लोग जिया को एकदम से ढूंढने लग गए, क्योंकि जिया किसी को भी मिल ही नहीं रही थी। जिया के माता पिता ने आस पड़ोस में गली वालों से पूछा, पास ही के एरिया में भी खंगालने लगे, सभी दोस्तों को भी फोन किया जिया कहीं पर गई हो, स्कूल में भी पूछ रहा, बट जिया कहीं भी नहीं मिल रही। पूनम भी सबके साथ जिया को ढूंढ रही थी, लेकिन दोपहर बाद जब सभी लोग ढूंढते ढूंढते जिया को ऊपर छत पर गए और वहाँ जो पानी की टंकी थी उसके अंदर झांक कर देखा तो जिया उस पानी की टंकी में ऊपर तैर रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, जिया की मौत हो चुकी थी और मौत हुए भी कुछ घंटे बीत चुके थे। अगेन जिया की लाश को बाहर निकाला गया। अब इस मोमेंट पर आकर एक टाइम पर जिया के पिता यानी कि पूनम के चचेरे भाई को थोड़ा सा शक तो हुआ। उसको थोड़ा अटपटा तो लग रहा था कि 2 बच्चे पहले ही इनके परिवार में मर चुके हैं पानी के अंदर डूबकर, और ऐसे ही उसकी बेटी भी मर चुकी है। एक टाइम पर उसको थोड़ा तो लगा, लेकिन वो ऐसे बोल नहीं सकता। अब ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची थी 6 साल की, इसका भी पोस्टमार्टम क्या ही करवाया जाए। जिया का भी अंतिम संस्कार ऐसे ही कर दिया गया। पूरा परिवार मातम के अंदर शौक मना रहा था। पूनम को भी बहुत दुख था कि उसकी भतीजी ऐसे मर गई, बट थोड़े दिन ये शौक वोक मनाने के बाद जब सारी रस्में पूरी हो गई, पूनम वापस अपना झोला उठाकर अपने ससुराल आ चुकी थी। और अब नवंबर, ये जो नवंबर गया है, अभी दिसंबर चल रहा है, ये नवंबर 2025 का टाइम आ चुका था। और तभी नवीन ने पूनम को आकर बताया कि उसके मामा के लड़के की शादी है। अब जैसे ये बात पूनम ने सुनी, सभी बहुत एक्साइटेड कि हाँ चलो चलेंगे, शादी के अंदर एंजॉय करके आएंगे, मजा आएगा। और अब यहाँ ये शादी एक नहीं बल्कि 2 थी। 30 नवंबर को नीरज के मामा की बेटी की शादी थी और 1 दिसंबर, ये जो भी गया है, 1 दिसंबर को नीरज के मामा के बेटे की शादी थी। 30 नवंबर को बारात आनी थी, 1 दिसंबर को बारात जानी थी। और जैसे ये बात परिवार में फैली, सभी रिश्तेदार अपनी अपनी तैयारी करने लगे नीरज के मामा के गांव में पहुंचने के लिए। और पूनम भी पूरे तरीके से तैयार थी। नवीन ने सारा सामान पैक करवाया और जल्दी ही नवीन, पूनम अपने छोटे से बच्चे के साथ नवीन के मामा के घर पहुंच चुके थे। अब पहुंचने के बाद 30 तारीख को नवीन के मामा की बेटी की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से निपट गई। बारात आई, सब ने खाना खाया, पूनम ने भी बहुत एंजॉय किया, सभी ने बहुत जमकर डांस भी किया, लेडी संगीत वगैरह हुआ, सारी रस्में हुई। नवीन के मामा की बेटी की शादी हो चुकी थी 1 दिसंबर के दिन। अब नवीन के मामा के बेटे की बारात जानी थी और उस दिन के लिए भी सब लोग तैयार थे। बेशक थके हुए थे क्योंकि पिछले दिन भी उन्होंने सारा दिन काम किया था और सारी रात जगे थे, लेकिन अब थकान थी, कोई बात नहीं, बट अब शादी भी करनी थी। 1 तारीख की दोपहर के टाइम पर सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार थे। सभी ने अपने अपने नए नए कपड़े डाल लिए, लेकिन पूनम, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। असल में 30 तारीख की रात जब सभी लोग, सभी रिश्तेदार वगैरह बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उस टाइम पर वहाँ एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की विधि नाम की एक और बच्ची, ये भी बच्ची वहीं आसपास बच्चों में खेल रही थी। और उनमें से कुछ रिश्तेदारों ने विधि की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। अब ये तारीफ पूनम के कानों तक पहुंच चुकी थी। पूनम को थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों से आज तक भागती हुई आई थी, लेकिन इन्हीं चीज़ों को उसने खुद के अंदर जकड़ कर रखा हुआ था। जैसे ये विधि की तारीफ सुनी, उसके मन में आग लग गई। बट 1 तारीख की दोपहर होते होते सारे लोग तैयार हुए। सभी लोग अपने नए कपड़े पहनकर नवीन के मामा के बेटे की बारात में जाने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐन मोमेंट पर पूनम ने नवीन को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि नवीन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं बारात में तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। एक काम करो, तुम लोग जाओ सभी और मुझे यहीं पर रहने दो। अब आपको पता है कि जिस घर में शादी होती है वहाँ कुछ बुज़ुर्ग रिश्तेदार, कुछ बूढ़ी महिलाएं वो घर में रहती हैं, वो कहीं भी किसी फंक्शन में नहीं जाती, वो सिर्फ घर पर रहती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, घर खाली नहीं छोड़ते शादी वाला। और ऐसे ही कुछ बूढ़ी महिलाएं भी अब इस नवीन के मामा के घर में रहने वाली थी। तब नवीन ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, यहाँ जो हमारी ये ताई चाची वगैरह सारी रुकी हुई हैं, तुम इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, हम जाके अभी बारात में शामिल होते हैं और वहाँ जाकर शादी करवा कर तुरंत आएंगे वापस।
बहू को लेकर। अब यहाँ जो शादी वाला घर था, आपने भी देखा होगा कि आपके घर में कोई शादियाँ होगी तो उसमें गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकलती घर से। 2-4 गाड़ियाँ अब निकल गई, 2-4 गाड़ियाँ फिर निकलेंगी और एंड में कुछ गाड़ियाँ जाएंगी। ऐसे ही रिश्तेदार निकलते हैं, धीरे धीरे घर खाली हो जाता है। और ऐसे ही कुछ यहाँ भी होने वाला था। पहले कुछ गाड़ियाँ निकली, फिर नवीन और बाकी सब रिश्तेदार बैठकर गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में वहाँ से निकल गए। पीछे कुछ रिश्तेदार बचे थे और उन्हीं में विधि भी शामिल थी। पीछे पूनम भी बची हुई थी। और कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद नवीन के पास पूनम का फोन आया, जिसमें पूनम नवीन को बहुत ही हड़बड़ाहट में बोल रही थी कि कहीं भी विधि नहीं मिल रही, क्या वो आपके साथ गई है क्या? बट नवीन ने कहा कि नहीं, हम तो उसको अभी घर छोड़ कर आए थे, वो तो अपने पापा के साथ यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन पूनम ने कहा कि नहीं, यहाँ वो है ही नहीं, हम सब उसको ढूंढ चुके हैं, उसके रिश्तेदार भी और यहाँ जो मौजूद थे सभी लोगों ने मिलकर विधि को ढूंढ लिया, लेकिन विधि का कोई पता नहीं चल रहा। तब नवीन ने कहा कि ठीक है, तुम लोग शांत रहो, हम लोग अभी थोड़ी दूर पहुंचे हैं, हम अपनी गाड़ी घुमाकर वापस यहाँ आ रहे हैं। नवीन और जो भी उसके साथ उस गाड़ी में बैठे हुए थे, वो गाड़ी वापस घूमी, तुरंत इस शादी वाले घर में वापस पहुंची। सभी लोगों ने मिलकर अगेन विधि को ढूंढना शुरू किया, बट विधि का कोई पता नहीं चला। आसपास के रिश्तेदारों के जितने भी मकान थे उन मकानों में देख लिया, उसके दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन विधि का कोई पता नहीं चला। जब घर के अंदर ही ऊपर वाले फ्लोर में, सबसे टॉप फ्लोर पर एक स्टोर रूम बना हुआ था और उस स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद, और जब उस दरवाजे को बाहर से खोलकर अंदर देखा गया तो यहाँ इस कमरे के अंदर, स्टोर रूम में, एक बड़ा सारा टब, बाथ टब जो होता है ना, वो जिसके अंदर बच्चों को नहलाते हैं बैठाकर, वो इतना बड़ा सा होता है बस, वो बाथ टब पड़ा हुआ था। उसके अंदर पानी था, और ना सिर्फ पानी था बल्कि उसके अंदर विधि की लाश भी पड़ी थी। ऐसे डूबी हुई नहीं, ऐसे उसके ऊपर झुकी हुई। बेचारी विधि का मुंह उस बाथ टब के अंदर था, बाकी पूरी की पूरी विधि का शरीर बाहर। ऐसा कैसे पॉसिबल था? ये विधि की लाश देखते ही सब लोग चिल्लाने लग गए। अब क्योंकि विधि के दादा वहाँ पहले सब इंस्पेक्टर रह चुके थे, वो रिटायर्ड थे, तो उन्होंने इसको एज ए क्राइम सीन प्रिटेंड किया कि इसको कोई भी हाथ ना लगाए, ऐसे ही यहाँ पड़े रहने दे। तुरंत यहाँ पर पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया और पुलिस वालों ने तुरंत इसकी छानबीन शुरू करी। पुलिस वालों ने आते ही घर वालों को कह दिया कि इस बात में कोई शक नहीं कि ये विधि का कत्ल है, ये कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, यहाँ विधि का कत्ल किया गया है। और ऑब्वियसली कत्ल उसी ने किया होगा जिसने स्टोर रूम की बाहर से कुंडी लगाई होगी। घर में जितने भी लोग उस टाइम पर मौजूद थे सभी के बयान लिए गए, इंक्लूडिंग पूनम के भी बयान लिए गए। पूनम ने कह दिया कि हाँ जी, मैं भी यहीं पे थी, विधि हमारी आंखों के सामने ही खेल रही थी, बट पता नहीं कब वो ऊपर गई, कब उसके साथ ये सब कुछ हो गया, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। बहुत ही कॉन्फिडेंटली पूनम सब कुछ बता रही थी। बट घर में जो बूढ़ी महिलाएं थी, जब उनके पुलिस वालों ने बयान लिए तो उनमें से एक महिला ने पुलिस वालों को कुछ ऐसा बता दिया कि पुलिस वालों को भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। असल में उस महिला ने बताया कि सिर्फ हम बूढ़ी महिलाओं का ही प्लान था इस घर में रहने का, लेकिन पूनम की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो उसको भी मजबूरन यहीं रुकना पड़ा, वरना वो भी बारात में जाती। बट ये बात अजीब नहीं है। अजीब ये बात है कि पूनम तो सुबह ही नहा ली थी, लेकिन दोपहर में मैंने उसके कपड़ों को आगे से गीला देखा था और मैंने उससे पूछा भी था कि पूनम, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? तब उसने टाल मटोल कर दी कि मैं पानी गर्म कर रही थी, उससे गीले हो गए। बाद में कहती है कि दूध उसके कपड़ों पर गिर गया था तो उसने दूध को झाड़ने के लिए गीले कपड़े से अपने कपड़े पोंछे थे, इस वजह से उसके पानी लग गया। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, और जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वालों को भी थोड़ा सा लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये सब बातें अभी चली रही थी कि परिवार वाले, सारे रिश्तेदार वाले सारे इकट्ठे हो चुके थे, और जो भी यहाँ मौजूद था उन सभी के माइंड में उनका इतिहास चल रहा था, इस परिवार का इतिहास। अब इतिहास चल रहा था तो आपस में बातें होती ही हैं, और ये बातें होते होते पुलिस वालों के कानों तक पहुंच गई। सभी परिवार वालों ने बताया पुलिस वालों को कि जनाब, ये हमारे परिवार में चौथा ऐसा मामला है, मतलब कि चौथी बच्ची है जिसकी ऐसे जान गई है डूबने से। इससे पहले भी हमारे घर की 6 साल की जिया, 11 साल की इशिका और 3 साल का शुभम भी इसी तरीके से पानी में डूबने से मौत हो चुकी है उनकी, लेकिन वो तो पानी की हौदी में मरे हुए मिले थे। लेकिन यहाँ ये बेचारी छोटी सी विधि 6 साल की, ये पानी की हौदी में नहीं बल्कि एक छोटे से टब में मरी हुई मिली है। हमने तीनों इंसिडेंट पहले में सोच लिया था कि वो एक हादसा होगा, बच्चे खेलते खेलते पानी के अंदर गिर गए होंगे और उनसे उनकी मौत हो गई, लेकिन यहाँ तो ये टब छोटा था, इसके अंदर तो किसी 1 साल 2 साल के बच्चे की भी गिर के शायद ही मौत हो, और यहाँ तो विधि 6 साल की थी, उसकी तो मौत हो ही नहीं सकती। पुलिस वालों ने जो आसपास गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज चेक करनी चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास था कि घर का मामला नहीं हो सकता, जरूर कोई बाहर से आया होगा और उसी ने कांड किया होगा। अब एक सीसीटीवी कैमरा इस घर के दरवाजे को कवर कर रहा था, और यहाँ पुलिस वालों को अजीब चीज़ ये दिखी कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया घर के अंदर। विधि घर में ही है, घर के अंदर ही खेल रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है,
बट विधि बार बार अकेले बाहर अंदर नहीं आ जा रही, बल्कि उसके साथ पूनम भी बार बार बाहर और अंदर आ रही है। कभी वो हड़बड़ाहट में बाहर आती है, विधि को देखती है, फिर अंदर चली जाती है। तो पुलिस वालों के पास अब ये 2-3 रीजन थे कि एक तो उसके कपड़े गीले होना, दूसरा उसका एंड टाइम पर बारात में जाने से मना करना, और तीसरा सीसीटीवी के अंदर क्लियर दिख रहा था कि पूनम बार बार विधि को देख रही है कि वो कहीं बाहर तो नहीं जा रही, कहीं भाग के तो नहीं जा रही। इन रीजंस के लिए पुलिस वालों ने तुरंत सिर्फ पूछताछ के लिए पूनम को अपनी गाड़ी में बैठाया, साथ में अपने पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहां थोड़ी सख्ती दिखाई, जिसके बाद इस विधि ने जो कबूला, जो बताया, आगे की स्टोरी मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो अगस्त 2023 में जब पूनम का लड़का 3 साल के आसपास का हो चुका था और वो इशिका 11 साल की उसके साथ खेल रहा था अपने ही घर के अंदर, तब इस पूनम के अंदर, माइंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। असल में ये अपनी खूबसूरती से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि इससे बर्दाश्त नहीं था कि इसके परिवार के अंदर इससे ज़्यादा कोई और खूबसूरत हो सकता है। ये ऑब्सेशन ऐसी थी कि ये इस ऑब्सेशन को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लिटरली कुछ भी। और जब परिवार वालों ने इस पूनम को ताने मारना शुरू किया कि तुम्हारा लड़का शुभम ये तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं है, इससे भी खूबसूरत बच्चे हैं जैसे कि इशिका है, और जब इशिका यहाँ पूनम और नवीन के घर पहुंची यहाँ कुछ दिन रहने के लिए, तब परिवार वालों ने इशिका की जमकर तारीफ करी कि बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत सुंदर बच्ची है, बहुत ही प्यारी सी है। लेकिन ये सब बातें पूनम सुन तो रही थी लेकिन सहन नहीं कर पाई, और उसने मौका लगते ही तुरंत इशिका को अपने साथ वो भुलाकर ऊपर छत पर लेकर गई। और जिस टाइम पर वो इशिका को छत पर लेकर जा रही थी उस टाइम पर ये शुभम और इशिका एक साथ खेल रहे थे, बट ये पूनम सिर्फ इशिका को बुलाकर ऊपर की तरफ लेकर गई और सीधा उसको ऊपर चढ़ाकर टंकी के ऊपर उसने हाथ पकड़कर खींचा और टंकी का ढक्कन खोलकर उसने सीधा इशिका को टंकी के अंदर धक्का दे दिया। इशिका टंकी के अंदर फड़फड़ा रही थी और ऊपर खड़ी खड़ी ये पूनम उसको देख रही थी। ना सिर्फ देख रही थी बल्कि उसको मजा आ रहा था, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। लेकिन यहाँ दिक्कत अब एक और मौजूद थी इसी पॉइंट पर, इसी मौके पर। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि उसने इशिका को मार दिया, बल्कि दिक्कत थी साइड में खड़ा हुआ शुभम। जी हाँ, जैसे ही इशिका को पूनम ऊपर की तरफ पकड़कर लेकर गई सीढ़ियां चढ़ाते हुए, उस टाइम पर शुभम भी ये सब देख रहा था। अब क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा 11 साल की बच्चे के साथ खेल रहा था, अब इशिका को जब उसकी मां पकड़कर ऊपर लेकर गई तो ये शुभम भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच चुका था। अब ना सिर्फ पहुंचा बल्कि उसने अपनी मां को सामने देखा कि उसकी मां कैसे एक 11 साल की बच्ची को धक्का दे रही है इस टंकी के अंदर, और वो टंकी के अंदर जाते ही मर भी गई। लेकिन ये चीज जैसे ही पूनम ने देखी कि साइड में खड़े हुए उसके ही बेटे ने देख लिया है एक बच्ची का कत्ल करते हुए उसकी मां को, अब आप बस सोच कर देखिए, 3 साल का खुद का ही बच्चा, पूनम उसकी सगी माँ, 3 साल का बच्चा थोड़े बहुत इशारे करना जानता है, उसको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, टूटा फूटा जैसा कुछ भी बोले लेकिन बोलने लगता है। यहाँ पूनम को डर था कि अगर उसने शुभम को चुप ना करवाया तो वो इशिका वाले इस मर्डर का राज खोल देगा, आज नहीं तो कल खोलेगा। इसलिए वो तुरंत इस टंकी से नीचे उतरी, उसने अपने ही बेटे को ऊपर की तरफ उठाया, टंकी के ऊपर रखा, खुद टंकी पर चढ़ी और दोबारा से ढक्कन खोलकर इशिका के साइड में अपने ही बेटे को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। दोनों बच्चे इसी टंकी के अंदर डूबकर मर चुके थे। वापिस ये पूनम नीचे आई, सीधा अपने कमरे में गई, अपने कमरे में लगा हुआ शीशा उसके सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती निहारने लगी, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि इस शीशे में देखते टाइम ये खुद को फील कर रही थी कि हाँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। और जब उस टाइम पर परिवार वालों को इन दोनों बच्चों की मौतों का पता चला था तो किसी को भी ऐसा शक होने की गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई पूनम के ऊपर शक करे। क्यों? क्योंकि एक तो वो माँ है शुभम की, मरने वाले बच्चे की, उसका खुद का बच्चा मरा है और वो सबसे ज़्यादा दहाड़े मार मार कर रो रही है, तो उसके ऊपर शक करना तो उस टाइम पर बनता ही नहीं। सभी ने यही माना कि ये एक हादसा था, बच्चे दोनों खेलते खेलते ऊपर की तरफ गए, टंकी पर चढ़े, टंकी के अंदर उनका पैर फिसला, वो गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई डूबने से। किसी को भी उस टाइम पर विश्वास नहीं हुआ। टाइम बीतता रहा। अगस्त 2023 में जब पूनम अपने मायके गई थी अपने छोटे नवजात बच्चे को घर पर छोड़कर, कमाल की बात देखिए, यहाँ विधि का विधान देखिए, मतलब कि पूनम के मायके जाने से पहले पूनम की ननंद घर पर पहुंची हुई थी, वो अपने मायके आई हुई थी। इसी ननंद की बच्ची इशिका थी 11 साल की, जिसकी पूनम ने धक्का देकर टंकी के अंदर जान ली थी। और हद तो तब हो गई जब पूनम अपने नवजात बच्चे को बेचारी सी
महिला के पास संभालने के लिए देकर गई कि तुम मेरे बच्चा का ध्यान रखना, मैं अपने मायके पर जाकर आती हूँ। और वहां जाकर भी इसने अपने चचेरे भाई की बेटी का मर्डर कर दिया। जिया बेचारी छोटी सी बच्ची वो भी, और उस टाइम पर भी किसी को कोई शक नहीं हुआ। सभी को लगा कि हो सकता है ये हादसा है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जिया ऊपर खेलती खेलती गई, टंकी पर चढ़ी और उसकी टंकी में डूबने से मौत हो गई। चौथा ये जो अब कांड होने वाला था 1 दिसंबर 2025 के दिन, इस दिन भी पूनम ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो अब विधि की जान लेगी, क्योंकि सभी लोग उसकी खूबसूरती की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और इस घर में, इस खानदान में, दोनों परिवारों में, चाहे मायका हो या ससुराल, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। विधि को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले वही अपना नाटक रचा कि नहीं, वो शादी में नहीं जा सकती। उसके पति नवीन ने मान लिया और अब वो ताक में थी। जब वो सारे लोग चले गए, विधि अभी खेल रही थी, उसको दूसरी गाड़ी में बाद में जाना था इसी बारात के अंदर। बट ये पूनम उससे पहले ही ये कांड करना चाहती थी। ये तुरंत भागकर नीचे से वो जो बड़ा सारा एक टब सा था, उस टब को उठाकर ऊपर की तरफ लेकर गई। उस टब के अंदर उसने पानी भरा और उस पानी भरे हुए टब को घिसा कर सीधा स्टोर रूम में लेकर गई। उसको अंदर रखा, गेट बाहर से बंद किया, नीचे आई। नीचे अब विधि के ध्यान रखने लगी, बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी विधि को ढूंढने के लिए कि कहीं विधि इधर उधर तो ना हो जाए। और मौका लगते ही वो विधि को अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर गई, स्टोर रूम की कुंडी खोली, अंदर लेकर गई और अंदर से स्टोर रूम बंद करके विधि को पीछे से पकड़कर उसने सीधा बेचारी विधि का मुंह उस टब के अंदर दे दिया जो वो पहले से ही भरकर रख कर गई थी। अब इस टाइम पर यहाँ बहुत ही ब्रूटल डिटेल्स इस पूनम ने बताई कि कोई भी बच्चा मरता है तो डूबने के बाद कुछ बुलबुले हैं जो पानी से बाहर निकलते हैं। जब वो बच्चा अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, उसके फेफड़े में बची कुची हवा वो पानी से बुलबुला बनकर बाहर निकलती है और उसको ये बुलबुले देखने में बहुत मजा आता है। कोई भी बच्चा इस तरीके से तड़पते हुए मरता है तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और एंड में उसने तब तक बेचारी विधि का मुंह अंदर रखा जब तक सारे बुलबुले आने बंद ना हो गए। बेचारी विधि के सांसों के थ्रू उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था। उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। जब पूनम ने कंफर्म किया कि हाँ विधि अब मर चुकी है, वो वापस विधि को बस ऐसे ही छोड़कर, उसने उसको डुबाना भी जरूरी नहीं समझा, बस उसका मुंह अंदर पानी में लटका कर खुद स्टोर से बाहर निकली, कुंडी लगाई और नीचे उतर आई। बट नीचे उतरते उतरते उसने देखा कि जिस टाइम पर वो विधि के साथ ये सब कुछ कर रही थी तो विधि ने हाथ पैर मारे थे काफ़ी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और उसी में बहुत सारा पानी इस टब से उछलकर बाहर उसके कपड़ों पर गिर गया था। तो ये पूनम नीचे अपने कपड़े झाड़ती हुई निकली थी और नीचे आकर वो सीधा अपने कमरे में गई। वही अगेन शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती निहारने लगी कि इससे खूबसूरत और कोई नहीं है। पुलिस वालों ने जब इसे गहनता से पूछताछ करी तो इसने सारी डिटेल्स बताई। तो समझ में नहीं आया, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से, और वो भी बिना बात के। कोई रीजन तो हो यहाँ पर। अपने बेटे के अलावा भी उसने 3 बच्चियों का मर्डर किया। जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस वालों ने बताया कि हाँ, हमने एक सीरियल साइको किलर पकड़ी है। हम तो एक नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, एक बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ तो हमें सीरियल किलर मिल गई जो कि हमारे बीच ही आम सी एक औरत बनकर रह रही थी। आप एक बार पुलिस वालों के बयान सुनिए कि पुलिस वालों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। और इसके अलावा मैं आपको पूनम के पति के भी बयान सुनाना चाहूँगा कि उनको कैसा लगता था, क्योंकि जब उनसे बात की गई तो सभी का बस एक ही सवाल था कि आप पूनम के साथ इतने लंबे टाइम से रह रहे हैं, 6 सालों से रह रहे हैं, कि तो क्या आपको कभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन पूनम के पति ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था, ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ कभी बताया। मेरे आगे बिल्कुल ये नॉर्मल रहती थी, एक आम वाइफ जैसी हर कोई रहती है वैसी ये भी थी। ये ऐसा कुछ कर देगी मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन सच में पूनम ने ऐसा कुछ किया। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे खानदान के अलावा भी तो लोग बहुत सुंदर हैं, उनके घरों में भी बच्चे हैं, वो भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, तो तुमने उनको क्यों नहीं मारा, तुमने सिर्फ अपने खानदान के ही बच्चों को क्यों टारगेट किया। इसके पलट में पूनम ने कहा कि मुझे सिर्फ अपनों से मतलब है, मुझे बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है, कोई कैसा भी हो, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की सूरत के ऊपर ताना यही परिवार वाले लोग मारते थे
और तब मुझे जलन होती थी कि इनके बच्चे इतने सुंदर क्यों हैं। सुंदर तो मैं भी हूँ, तो मेरा बेटा सुंदर क्यों नहीं है। इसलिए मुझे इन सभी बच्चों की सुंदरता से जलन थी, और अगर आज मैं ना पकड़ी जाती तो मैं आगे भी इसी चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखती। मेरे ख्याल से इस पूनम को इस टाइम पर पकड़कर बेशक लेट तो हुआ, 4 बच्चों की जान तो गई, लेकिन इस टाइम पर पकड़कर भी पुलिस वालों ने एक बहुत ही अच्छी एक गिरफ्तारी करी है। एक किलर को सोसाइटी से बाहर किया है, मतलब कि अपने कब्जे में किया है, वरना और भी ना जाने कितने ही बच्चों को ये शिकार बनाती। आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसे कभी साइको किलर को देखा था? मैंने ना जाने आपके सामने कितनी ऐसी स्टोरीज बताई हैं, बहुत ही ज़्यादा साइको स्टोरीज, अनबिलीवेबल ऑब्सेशन की स्टोरीज। लोगों की ऑब्सेशन बहुत ही अजीब अजीब चीज़ों से होती है, लेकिन इस टाइप की स्टोरी, आपको पता है मैं इंडियन केसेस रेयरली कवर करता हूँ जो मुझे सच में हटके लगे, और ये वाला इतना ज़्यादा हटके था कि मैंने इसकी पूरी डिटेल्स बाहर आने की वेट नहीं करी, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। एक माँ ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? ऑब्सेशन भी तो देखो खुद की खूबसूरती से। जी हाँ, वो खूबसूरती जो किसी की नहीं होती। सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, ये ढल जाएगी खूबसूरती, झुर्रियाँ आ जाएंगी। कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मैं तो खुद को कहता ही नहीं, मुझे तो मेरी शक्ल पे विश्वास है। बट जिनको अपनी इस खूबसूरती के ऊपर घमंड होता है, अपनी बॉडी के ऊपर घमंड होता है, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ ये 4 दिन का खेल है। इस खेल के बाद सभी को उस जगह जाना है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, और उस बुढ़ापे के अंदर किसी की कोई खूबसूरती काम नहीं आती, सिर्फ अपने कर्म काम आएंगे। जो अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा बुढ़ापा मिलेगा, वरना कट तो सभी की जाती है। खैर, आप मुझे बताइए कि आपने इस केस के बारे में सुना होगा, और स्पेशली सोनीपत पानीपत में रहने वाले लोग जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसके केस के बारे में थोड़ी और डिटेल्स नीचे डिस्कस करें कि उनको क्या कुछ नया पता चला पूनम के बारे में, या फिर जो लोग पूनम को पर्सनली जानते थे उसके बारे में भी जरूर नीचे डिस्कस करें कि आखिर ये क्यों उसने ऐसा कुछ किया। आपकी राय मुझे जाननी है। और अगर आपको पूनम के पति के बयान सुनने हों तो मैंने पहले से ही मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर डाल दिए हैं, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, जहां पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। तो आपके हाथ से फॉलो बटन और ब्रॉडकास्ट चैनल का ज्वाइन बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बिलाल शेख को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।